हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सी एच चिन्मय पाठक एंड रोज की तरह आज हमारा डे 15 है। 15 दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। डेली ये वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। टुडे बीइंग 19th ऑफ मार्च, आज हमारा एक स्पेशल डे है। दो चीजें हैं बीच में, जो मेरा लंबा लॉन्ग पॉज हो गया था 4 से 5 दिन का, दैट वाज ड्यू टू माय फादर्स हेल्थ। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी घर पे, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा था। तो आज वो मेडिकल इमरजेंसीज फाइनली भगवान की कृपा से चली गई है। माय फादर इज कंप्लीटली स्टेबल नाउ एंड बैक होम। सेकेंडली, आज यूनिट 6 एंड यूनिट 7 जो आपके इसमें एक न्यू एडिशन की तरह आए हुए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डील करने के लिए। इनके ऊपर आज मैं दो ही क्वेश्चंस लेने वाला हूं, लेकिन वो क्लासिक क्वेश्चंस हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी है। एक तो केस स्टडी ही है, पूरा इन डेप्थ केस स्टडी है। 2021 का आया हुआ ये क्वेश्चन भी है। तो दो ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। जैसे कि आप देख सकते हो सामने मेरे, व्हाट इज मीन्ड बाय quasi कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन, state any three salient features of a quasi contract as per the Indian Contract 1872। तो quasi contract होता क्या है और इसके 3 फीचर्स बताइए। क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों को इस चीज इसमें से सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं इस वीडियो में 3 की जगह सारे सेलिएंट फीचर्स लिख दूंगा quasi कॉन्ट्रैक्ट के। पेपर में आपको भले ही 3 ही लिखने हैं, मैं यहाँ पे आपको सारे लिख के दूंगा। ठीक है, तो quasi कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। मोस्टली आज या कल में इस quasi कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस यूनिट के ऊपर मैं एक लंबी वीडियो भी लेके आऊंगा। नॉट लंबी बट इन डेप्थ वीडियो रहेगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे ना बेसिकली पूछा जा रहा है quasi कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है सर। पहले तो एक समझ लीजिए, quasi इस वर्ड का मतलब होता है एज सिमिलर। क्या होता है? एज सिमिलर। जैसे अगर इनकम टैक्स में कुछ इश्यूज आते हैं, केस फाइल होता है, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स है, फिर सुप्रीम कोर्ट्स, ये बहुत बिजी है। इनके पास क्रिमिनल केसेस भी है, सेशन कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस है, काफी लॉज में। तो इनकम टैक्स कैसा है, इनका इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ से आता है, तो इसको एक स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है, इसके लिए कोड बनाया गया है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये क्या फुल फ्लेजेडली एक कोर्ट है? नहीं, लेकिन इसको दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे। मतलब अगर आपको कुछ केस होता है, अगर ऑफिसर लेवल पे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमिश्नर लेवल पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपील फाइल कीजिए। इसके बाद यहाँ का डिसीजन भी आपको पसंद नहीं है तो आप हाई कोर्ट के पास जाइए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनका, या सेशन कोर्ट है, जो भी है, इनका हमने टाइम बचा दिया। अब ये फुल फ्लेजेड कोर्ट नहीं है, लेकिन इसको कोर्ट के पावर्स दिए गए हैं, तो इसको कहेंगे क्वाजी जुडिशियल। मतलब जो कोर्ट जैसा है, कोर्ट नहीं है, सब कुछ कोर्ट जैसा है, उसका डिसीजन भी बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज पे, उसके ऊपर अपील सीधा हाईकोर्ट में ही जाएगा, उधर जो अपॉइंट होगा वो एक तरीके से जज ही होगा। लेकिन ये पूरा जुडिशियल, ये जो है ना प्रॉपर कोर्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इनकम टैक्स के केस हैंडल करेगा। कंपनीज लॉ के लिए एनसीएलटी बना दिया, एनसीएलएटी बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट को रखा गया, तो हाई कोर्ट का काम बच गया, सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का काम बच गया। तो ये जो है ना, इसमें ये दो, दिस आर कॉजी जुडिशियरी बॉडीज, जो कोर्ट जैसे है, कोर्ट नहीं है, काम पूरा कोर्ट का ही करेंगे। क्योंकि अगर इनको कोर्ट का दर्जा दिया गया तो यहाँ पे फिर हम सीए लोग या कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा केस को, यहाँ पे एक एडवोकेट ही लगेगा, बार काउंसिल का एडवोकेट ही लगेगा, सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे जो अप्लाई होते हैं एक कोर्ट को। तो इस तरीके से ये चीजें चलती। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आगे ये वर्ड लग गया है कॉजी।
तो मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट जैसा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऑफर देता हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, फिर एक प्रॉमिस बनता है, अगर वो लीगल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, सोशल नहीं है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं किसी को ऑफर नहीं देने वाला, यहाँ पे मैं किसी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अगर मुझे किसी का वॉलेट मिला जो कि लॉस्ट है, तो क्या जिसने वॉलेट घुमा दिया उसने ऑफर दिया कुछ कि आप ढूंढ के दो, या मैंने एक्सेप्ट किया मैं ढूंढ के देता हूँ? नहीं, मुझे मिला ना, आई फाउंड ना, या फिर आई फाइंड वॉट एवर इट इज अ लॉस्ट वॉलेट, तो मेरे ऊपर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज हो जाएगा। मतलब मेरे ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि मुझे ये वॉलेट उसके ओरिजिनल ओनर को जाके लौटा के देना है, ओरिजिनल ओनर को देना है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हाँ, आपने जो भी खर्चा किया हुआ है उसको ढूंढने में, वो आप इससे क्लेम कर सकते हो। हाँ, इसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन उससे पैसा मांग जरूर सकते हो। नहीं देगा तो उस वॉलेट को अपने पास रख सकते हो जब तक वो देगा नहीं। लेकिन ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं स्पेशल कंडीशंस। यहाँ पे हम किसी की मर्जी से एंटर नहीं करते, ये इम्पोज्ड होता है हमारे ऊपर लॉ की वजह से, गुड फेथ की वजह से। क्योंकि वॉलेट मिला तो बाय गुड फेथ, बाय लॉ मुझे वो लौटाना है ना, जिस जो उसका ओनर है उसको। तो दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ। इसमें हम कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। तो कौन इम्पोज करता है? लॉ। तो मैं लिख दूं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे ऑब्लिगेशंस कायदा कानून आपके ऊपर इम्पोज करेगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होगी, लेकिन पार्टीज ने कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया। तो देखो कैसी अच्छी लैंग्वेज में इसको लिखता हूं। पहले मैं लिखूंगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का डेफिनेशन। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में मैं देखो कैसे यूज करता हूं, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कोई स्पेशल केसेस में ही ये होता है। ठीक है, क्या इंपोज होने वाला है आप लोगों के ऊपर? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसके जैसा? कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। ऑब्लिगेशन resembling those created by a contract। कौन इंपोज करेगा? लॉ इज इम्पोज्ड। कौन सा लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, चोरी के लिए जो लॉ है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड था पहले, अभी वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो वो लग जाएगा उस पे। ठीक है, कि जिसका है उसको देना चाहिए, तो वो क्रिएट करेगा वो ऑब्लिगेशन। तो इम्पोज्ड बाय लॉ, ऑल्दो द पार्टीज never entered into a contract। अगर यहां तक क्लियर है ना, तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सेप्ट आपको एकदम 100% क्लियर है। तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर सच ऑब्लिगेशंस imposed by law is called as quasi कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये क्लियर है तो यहां पे बस एक लाइन हमें ऐड करनी है कि बेसिकली दो चीजें मुझे ऐड करनी है यहाँ पे। पहला मुझे ये बताना है यहाँ पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये कैसे एंटर होता है, इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे आइडियली हम कहते हैं ना, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, फिर वर्ड से हुआ, लिख के हुआ। तो कॉजी में ना उससे लिटिल, इट हैज नो कनेक्शन ओनली कि वो कैसे क्रिएट किया गया है।
नो कनेक्शन ओनली, कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है वो, क्योंकि वो क्रिएट होता है बाय लॉ, बाय ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। तो हम कहेंगे कि सच कॉन्ट्रैक्ट आर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सच कॉन्ट्रैक्ट रिसेम्बल्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नो और लिटिल कनेक्शन विथ द मोड ऑफ इट्स क्रिएशन। कैसे वो बनता है उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिर ये बनता क्यों है सर, तो ये बना हुआ है इस बेस पे कि कोई भी बंदा किसी दूसरे के नुकसान पे खुद को गेन ना कर सके। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे nobody is allowed to enrich himself, खुद को फायदा करें unjustly, unjustly मतलब गलत तरीके से, एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, दूसरे के एक्सपेंस में। ये 2 लाइन लिख के मैं डेफिनेशन खत्म करूंगा, और 2 मार्क का डेफिनेशन है और 3 मार्क का यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स है। मैं सेलिएंट फीचर्स 5 लिखने वाला हूँ, आपको पेपर में सिर्फ 3 ही लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 पूछे हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट पैरा में, सच कॉन्ट्रैक्ट resembles a contract, right? If it resembles with a contract but has very little oblique no affinity, कनेक्शन की जगह वर्ड यूज करेंगे हम एफिनिटी, नो एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब ही कनेक्शन होता है, हैज नो एफिनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, हैज नो एफिनिटी with a contract in respect of mode of its creation। आप बोलो कि सर ये विथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अरे मैं ये बता रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है इसके इसके रिगार्डिंग इसको कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, सेकेंड लाइन में है हम लिखेंगे these contracts are based on the doctrine, क्या doctrine, that no one should be allowed to enrich himself, कैसे हम लिखेंगे, अनजस्टफुली लिख सकते हैं, अनजस्टली लिख सकते हैं, अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, राइट। हम लिखेंगे आगे द, आपको पेपर में 3 लिखना है, हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे द सेलिएंट फीचर्स ऑफ quasi contract are as follows। क्या क्या सेलिएंट फीचर्स रहेंगे, फीचर्स क्या, फीचर्स यानी एडवांटेजेस नहीं, फीचर्स यानी वो चीजें जो टिक हो जाती है, अगर फुलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कौन सा आता है, पहले तो हम किसी अग्रीमेंट के थ्रू इसको नहीं बनाते, ये तो लॉ से इम्पोज्ड हो जाता है। दूसरा, इसमें हम किसी को प्रॉमिस वॉमिस नहीं करते, इस पे तो सिर्फ ड्यूटी इम्पोज होती है, तेरे को वॉलेट मिला उसको वापस लौटा। तीसरा, यहाँ पे जनरली 99% ऑफ द केसेस में सिर्फ पैसे के लिए ही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो राइट होता है ना अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज आइडियली बिकॉज ऑफ आइडियली राइट टू मनी ओनली। जनरली जनरली सिर्फ लिक्विडेटेड मनी, मतलब जो पैसा है जो गुम हो गया कैश, अब ऑनलाइन बैंक का पैसा गुम होना इज नॉट नॉर्मल ना, कि बैंक का पैसा किसी को मिलता है, राइट, वो तो चोरी किया जाता है। हमारा कैश किसी को मिल सकता है, तो बेसिकली दिस राइट जो इसके अंदर मिलने वाला है इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड मोस्टली जनरली अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, मतलब कैश। याद रखना ये राइट इसके पास अवेलेबल रहेगा सिर्फ उसके अगेंस्ट जिसको पैसा मिला है, तो ये राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट द होल वर्ल्ड। मतलब वो केस नहीं फाइल कर सकता पूरी दुनिया के अगेंस्ट, जिसको भी मेरा पैसा मिला है वापस लौटा लो, नहीं तो मैं केस फाइल करूंगा, नहीं नहीं, जिसको मिला है वो तुमको जो मिलता है, मान लीजिए कि इसके पास पैसा दे नहीं रहा है तो आप केस फाइल कर सकते हो। एंड लास्ट है, इसके लिए अगर आपको केस फाइल करना है
तो वैसे ही केस फाइल कर सकते हो आप जैसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। प्रॉपर सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एप्लीकेशन भर के एडवोकेट अपॉइंट करके आपको इसके केस फाइल करना पड़ता है। एक प्रॉपर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। तो यही 5 फीचर्स है, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। सबसे पहले मैं लिखता हूं, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट बट इट इज imposed by law। सबसे पहली चीज, ठीक है। सेकंड, यहां पे ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस, हम इसमें प्रॉमिस करते ही नहीं है, इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना ये चीज। थर्ड वन है, यहां पे जो राइट मिलेगा इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड जनरली लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, राइट। द राइट, the right accrued under such contract is generally, या फिर हम लिखेंगे is right to receive money, या फिर right to money and generally right to liquidated sum of मनी। तो 3 लिखने हैं, ये 3 यहाँ पे आपके हो गए। फोर्थ और फिफ्थ तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। तो हम लिखेंगे such a right is available only against specific persons and not the whole world। एंड लास्ट फिफ्थ वाला इसमें ये आएगा कि इसके लिए अगर सूट फाइल करना है, अ सूट फॉर इट्स ब्रीच may be filed same as that of a, जो अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जैसा ही सूट फाइल होगा। तो ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। सर इसमें अंडरलाइन करना है कुछ, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ। आपको अगर करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हो ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, फिर नो एफिनिटी मोड ऑफ इट्स क्रिएशन के साथ, डॉक्ट्राइन कौन सा है, एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली, सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, डज नॉट अराइज agreement, duty is the basis, right to money available only against specific person, suit filed, complete contract। That's it, these are the keywords here। अगर यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इसका आंसर क्लियर है, तो देन आई विल मूव। देखो मैंने 20 मिनट्स लिया ये लिखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी मिलेगी। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक केस स्टडी है, यूनिट 7 की है और ये भी एक क्लासिक केस स्टडी है, 2021 दिसंबर के पेपर में आई थी। मुझे आज भी याद है 2021 का दिसंबर का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था और चांसेस है कि इस बार वो वैसा ही आए, क्योंकि अभी अकाउंट्स का पेपर इस बार लेंदी आया था और ट्रिकी आया था। तो देयर आर मेनी चांसेस दैट द मे पेपर और द सितंबर पेपर विल कम विद अ डिफिकल्ट और आउट ऑफ द बॉक्स लॉ पेपर। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब सिलेबस का ही रहेगा, थोड़ा सा यूनिक रहेगा। 2021 December 1st, Alpha Motor Limited agreed to sell a bike to Ashok under hire purchase agreement on guarantee of Abhishek। Alpha Motor
बाइक सेल करने वाले हैं अशोक को, और गारंटी कौन ले रहा है इसकी? अभिषेक। अभिषेक गारंटी ले रहा है, ठीक है। द टर्म्स वेयर हायर परचेज प्राइस ऑफ 96,000 पेएबल इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000, ठीक है। तो बेसिकली गलत है शायद, ये 24 8 4 36 16 17 18 19, ये 1,96,000 होना चाहिए था। एनीवे छोड़ो। तो 8,000 की 24 इंस्टॉलमेंट देंगे हमको, हमको देना है कितने इंस्टॉलमेंट देने? 24, ठीक है। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब 24 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और गारंटी कौन लिया है? अभिषेक लिया है। स्टेट वेदर अभिषेक इज डिस्चार्ज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। दो सेक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं, सेक्शन 130 और सेक्शन 131। पहला, इस गारंटर के बारे में क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है पूरा। अशोक पेड 12 इंस्टॉलमेंट, इसने 12 इंस्टॉलमेंट सही से भरी, बट फेल टू पे नेक्स्ट टू इंस्टॉलमेंट, मतलब 13th एंड 14th इंस्टॉलमेंट पे करना इसको ये फेल हो गया। क्या है 15th इंस्टॉलमेंट भरना अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ, 15th इंस्टॉलमेंट 13th एंड 14th का, 14th और 13th ही ड्यू है और वो भरे नहीं है उसने। अभिषेक पेड दिस टू इंस्टॉलमेंट्स, अभिषेक ने क्या किया फिर, जो फेल हो गए थे वो इसको पैसे दे दिए, 13 14 ईएमआई दे दिया, एंड एक नोटिस दिया अल्फा मोटर को कि मेरा अपना गारंटी रिवोक कर रहा हूं फॉर द रिमेनिंग मंथ। तो सर क्या आगे की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हुए हैं? नहीं। सर ये ड्यू क्या होता है? देखो, मान लीजिए आपने घर लिया 1 जनवरी 25 को, इसका ईएमआई आने वाला है 20,000, लेकिन वो आएगा महीने की 10 तारीख को। तो जनवरी का ईएमआई 10 जनवरी 25 को ड्यू हो जाएगा। इसको आप पे कभी भी कीजिए, मे बी 10 जनवरी को ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ड्यू 10 जनवरी को हो जाएगा। फेब 25 का 10 फरवरी 25 को ड्यू हो जाएगा। मार्च का 10 मार्च को ड्यू हो जाएगा और उसी दिन आपको पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप लेट पे करोगे तो आपको लेट फाइन लगेगा, लेट फाइन लगेगा, लेट फीस लगेगा, पेनल्टी लगेगी, लेकिन ड्यू 10 तारीख को हुआ। तो अगर मैं 10 मार्च को खड़ा हूं या फिर मान लीजिए मैं 20 मार्च को खड़ा हूं, तो इस दिन तक सिर्फ 3 ईएमआई ड्यू हुए। इसके बाद के जो ईएमआई है अप्रैल में जून, वो अभी तक ड्यू हुए नहीं है। तो ये होता है ड्यू होना और पे करना, ठीक है। इसलिए अकाउंट्स में हम पहले अक्रूवल का एंट्री पंच करते हैं, फिर पेमेंट का करते हैं। तो अक्रूवल यानी ड्यू होना। तो अभिषेक ने जब पेमेंट कर दिया ना 13th एंड 14th ईएमआई का, तो तब 13 14 ड्यू हो चुके थे एंड फेल थे, मतलब भरे नहीं थे। 15 ड्यू ही नहीं हुआ था और उसने अपना गारंटी यहाँ पे रिवोक कर दिया नोटिस देके। तो सेक्शन 130 यही कहेगा कि अगर कोई गारंटर है, उसने अगर कोई नोटिस दे दी क्रेडिटर को कि मैं अपना गारंटी रिवोक कर रहा हूं, और तो उस दिन के बाद वो उसका गारंटी रिवोक हो जाएगा, वो लायबल नहीं रहेगा उसके बाद। लेकिन जितना उसके रिवोकेशन के दिन तक ईएमआई है, गारंटी ड्यू है, उतना वो लायबल रहेगा, ठीक है। इफ आफ्टर 15 मंथ्स, अब 13 14 फेलियर की बात चली गई, देखो इंडिपेंडेंट केस स्टडीज है। 15 मंथ मतलब 15 महीनों के बाद अभिषेक डाइड ड्यू टू कोविड-19, तो सेक्शन 131 कहता है कि डेथ ऑफ अ श्योरिटी ऑटोमेटिक रिवोकेशन होता है गारंटी का। तो 15वीं इंस्टॉलमेंट तक ड्यू हुआ था, तो अभिषेक तो रहा नहीं, तो इसकी प्राइवेट स्टेट अब 15वीं इंस्टॉलमेंट तक लायबल है पे करने के लिए। कितने कितने तक? 15वीं इंस्टॉलमेंट तक। अगर 15th इंस्टॉलमेंट तक कुछ भी फेल हो जाता है पे करना अशोक से, तो अभिषेक को वो पे करना पड़ेगा, उसकी स्टेट में से वो पे होगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 के बाद कुछ भी होता है तो वो कुछ यूज नहीं है, अभिषेक विल नॉट बी लायबल, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या हुआ है, रिवोकेशन हुआ है ड्यू टू डेथ। ये सेक्शन 131 है। तो अगर ये क्लियर है, देखो जब कॉन्सेप्ट आएंगे ना तो मैं तो बहुत डिटेल में बताता हूँ नॉर्मल क्लासेस में, फिर भी यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। तो दो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस है, मैं फैक्ट्स में सिर्फ सिंपल 2 लाइन लिखूंगा। फैक्ट्स ऑफ द केस हम लिखेंगे, क्या नाम है बंदे का, क्या नाम है, अल्फा मोटर्स।
अल्फा मोटर्स लिमिटेड सोल्ड अ बाइक है ना, बाइक ही, यस, टू मिस्टर अशोक ऑन हायर परचेज एट द गारंटी ऑफ अभिषेक। बस इतना ही फैक्ट है सर यहाँ पे, क्योंकि ये दो जो है ये तो केसेस बदलेंगे, तो फैक्ट ऑफ द केस में वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी एप्लीकेबल प्रोविजंस, मैं दोनों सेक्शंस यहीं पे कोट करूंगा, सेक्शन 130 वाला एंड सेक्शन 131 वाला, बोथ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर सेक्शन 130 of the Indian Contract Act 1872, a guarantor या फिर श्योरिटी, ओके, द श्योरिटी can revoke his guarantee by giving a notice to the, जिसको पैसे आने हैं क्रेडिटर को, राइट, by giving a notice to the creditors. He will be liable to all the transactions that have happened before his notice. Also, he will be absolved from liability towards all फ्यूचर ट्रांजैक्शन, सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन से वो एब्सॉल्व हो जाएगा, एब्सॉल्व फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, लायबल ट्रांजैक्शंस बिफोर वालों के लिए रिवोक कर सकता है गिविंग अ नोटिस। ये क्लियर, राइट। एंड नेक्स्ट ऑल्सो सेक्शन 131 ऑफ द एक्ट, अब यहाँ पे वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है ऑफ द एक्ट, states that death of the surety acts as automatic revocation of guarantee for all future transactions. However, his estate will be liable for transactions happened till his death, ठीक है। तो डेथ, ऑटोमेटिक रिवोकेशन, स्टेट लायबल ट्रांजैक्शंस हैपन, दीज आर माय टू प्रोविजंस, एकदम क्लियर। अब मुझे सिर्फ इसमें एनालिसिस एंड कंक्लूजन जोड़ना है। यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, पहली केस यहाँ पे न्यूमरिक यूज किया इन्होंने 1 एंड 2, तो मैं ऐसे यूज करूंगा 1, एनालिसिस में 1, हियर अशोक, अभिषेक सॉरी, right, okay, so Ashok failed to pay 13th and 14th installment. Abhishek
was liable to pay the 13th and 14th installment, and he duly paid it. Now, since he has given notice to Alpha Motors Limited regarding revocation of his guarantee, he is, यही वर्ड यूज करना है जो क्वेश्चन में यूज किया था, he is discharged from all future transactions. ये हो गया हमारा कंक्लूजन. ओके, नाउ नेक्स्ट वाला कंक्लूजन जो लिखना है हमें, उसमें उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट वाले में, ऊपर चल ऊपर, भाई मेरे टैबलेट ऊपर चल, क्या है लिखता है वो कि 15th मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो हम लिखेंगे सिंस Abhishek died after 15th month, his guarantee is automatically revoked for all future transactions. However, his estate is liable for all installments till 15th month. तो इसमें उसको पैसा देना पड़ेगा अगर वो नहीं करता है तो. सो हम लिखेंगे कि ऑटोमेटिकली रिवोक्ड, his estate is liable for all installments till 15th month. That's it with this case study. And with this I end today's day. सारे आंसर्स प्रॉपरली लिख के 922 61 38 606 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करने हैं. अलॉन्ग विद दिस अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 20th ऑफ मार्च यानी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं. 50 rupees, 90 rupees as well as 199 rupees. All test series are starting from tomorrow. That registrations are starting from tomorrow. Thank you so much everybody. Thank you so much.